आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। किसान भाइयों, रबी की अधिकांश दलहनी फसलें परिपक्व हो चुकी हैं और कई जगहों पर इनकी कटाई का काम भी चल रहा है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसान इन फसलों की कटाई करते समय कुछ न कुछ कार्यों में चूक कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान दलहनी फसलों की कटाई, गहाई से लेकर भंडारण तक कौन कौन से कार्यों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार से। किसान भाइयों, आज जो है हम सभी लोग दलहनी फसल जो रबी का है उसकी कैसे कटाई की जाए, कैसे गहाई की जाए और भंडारण की जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दलहनी फसल जो रबी की है, जिसमें चना है, मटर है, मसूर है और कुर्थी रहता है, तो इन सब की जो है कटाई का समय आ चुका है। चना जो अभी आपका जो लगा हुआ था, लगभग 130 से 135 दिन का चना जो है ये पक करके एकदम सुनहरे पीले रंग का हो चुका है, जिसमें उसके पत्तियां जो है धीरे धीरे सूखने की कगार पे हैं। और वो जो है चना आप उसमें ज़्यादा दिन तक छोड़ेंगे खेत में तो उसमें सेटरिंग की संभावना है, छटक करके बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको दांत से दबा करके देख लें कि उसमें लगभग 18 से लेकर के 16% के बीच में नमी हट चुका है, तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। इसी तरह से मटर जो है, सब्जी मटर का भी दाना जो बीज बनाते हैं या मटर जो है दाल के लिए, तो इसको भी देख लेंगे कि फलियां एकदम पकने के कगार पे हैं और हल्का हल्का सुनहरा रंग पकड़ रही हैं, तो आप जो है इसकी भी तैयारी कटाई के लिए शुरुआत कर दें। और आप उनकी फसलों में हमेशा ध्यान रखें कि सुनहरेपन आना शुरू हो जाए तो आप उसको अच्छे तरह से हंसुए के द्वारा आप बढ़िया ढंग से उसकी कटाई करें। और साथ ही साथ अभी का समय ये भी आ चुका है कि आप जो खरीफ में लगाए थे अरहर, उसका भी कटाई का समय ये सुनिश्चित अभी समय हो चुका है, उसको भी कटाई आप करेंगे और काट करके आप बढ़िया ढंग से उसका बंडल बांध करके खलिहान में लाएंगे। किसान भाइयों, फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। काट करके आप बढ़िया ढंग से उसका बंडल बांध करके खलिहान में लाएंगे। खलिहान साफ सुथरा करके उसको अच्छी तरह से जो है लिपाई करके वहाँ पर चाहे तो बैल के द्वारा आप जो है चना अलग पैरा डाल दीजिए, चना का या मटर का या ये खेसारी का। वहाँ मसूर का भी आप उसको बैल के द्वारा चला करके बढ़िया ढंग से उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसका भूस को कर लें और फिर उसको सफाई करके निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आजकल अच्छे अच्छे तरह के थ्रेसर आ चुके हैं, तो उन थ्रेसर के द्वारा भी आप जो है चना का और मटर का और ये खेसारी का भी आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। और ये भी देखें कि आप जो है जो चना आपका है उसमें खलिहान में रखेंगे तो प्रयास करेंगे कि सेकंड हाफ में उसका जो है थ्रेसिंग करें। फर्स्ट हाफ में उसको सूखने के लिए फैला दें। फैलाने से क्या है कि वहाँ पर उसका नमी धीरे धीरे हट जाएगा और आपका जो है चना अच्छी तरह सूख जाएगा। सेकंड हाफ में उसको थ्रेसर से करेंगे तो उसमें नमी हटा हुआ रहेगा और आपका दाना अलग हो चुका रहेगा। और चना और मटर आप बढ़िया ढंग से उसका दाना निकाल लें जो है, और कोशिश करें कि ये दाना साफ़ सुथरा हो जाए और उसको खलिहान में अच्छी तरह से फिर से सुखाएं, अर्थात आपका नमी उसमें लगभग 10 से 12% रहेगा। तो और घर के अंदर की टेम्परेचर अगर 15-16 रहता है तो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर नमी ज़्यादा रहेगा तो आपका कीड़ा मकोड़ा वहाँ लगने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप वहाँ पर खलिहान में अच्छी तरह सफाई करके और उन दानों को जो है बोरे में भर करके, बोरा जो होता है जो गनी बैग है ये जूट का, उसको अच्छी तरह से धुला दें और उसको गर्म पानी में खौलवा दें, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाएं। और उन दानों को उसमें बैग में भर करके घर में ले आएँ और उसके अंदर जो है आप भंडारित करें जो है। किसान भाइयों,
भंडारण के बाद उपज में कई हानिकारक कीट एवं फफूंद पनपने लगते हैं, जो कि उपज की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसलिए इस तरह की हानि से बचने के लिए कौन कौन से कार्य करें, चलिए यह भी बताते हैं। और पहले के समय में लोग अनाज जो रखते थे दलहन, उसको जो कुंडा होता है पानी पीने वाला, उसमें कुंडे में ये राख जो है, उस कंडे की राख में उसको मिला करके आपका दलहन रखा जाता था। और हमेशा ध्यान रखें कि नमी वहाँ न पहुँचने पाए, ये दीवार उससे थोड़ी दूर पे रहे और नीचे की ज़मीन की फर्श जो है वहाँ पर कुछ लकड़ी का बिछा हुआ रहना चाहिए। इससे आपका दाना एकदम सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आप चना है, मटर है, सब्जी का मटर का बीज है, या जो अन्य बीज रहते हैं, साथ में आप जो है ये खेसारी का भी जो है, इस तरह से आप जो है इन सब का दाना अच्छे सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती आज के समय में अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी पॉली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए भूमि की तैयारी से लेकर पौध रोपाई तक किन किन कार्यों को कैसे करें, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश में। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलिथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलिथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए।
सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबीरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। एक वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पाली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से एक दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से एक दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। बतख और मछली पालन दोनों ही लाभकारी व्यवसाय हैं, बशर्त इन व्यवसायों को वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार किया जाए। अगर किसान इन दोनों ही व्यवसायों को एक साथ करें तो कम समय और कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए बतख से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जियाउल हुदा से। किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में जोत कम हो रही है, इसीलिए आज समेकित कृषि प्रणाली और समन्वित कृषि प्रणाली की बात होती है और इसमें मछली बतख पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है जिसमें प्रायः हम देखते हैं तालाब में मछली पालन बतख के साथ बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय है। यह व्यवसाय करने पर किसानों को मछली पर लगने वाली लागत खर्च की बचत होती है। मछलियों को जो पूरक आहार देते हैं उसमें लगभग 40 से 60% कम आहार देने की आवश्यकता पड़ती है और मछलियों को स्वच्छ हवा मिलती है। तालाब का तापमान भी बना रहता है। तालाब में बतखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ती है। इसके कारण मछलियों का अधिक विकास होता है। तो क्या है मछली सह बतख पालन, आइए जानते हैं। कि जो उत्पादन लागत है, जो बतख के उत्पादन लागत आती है या फिर मछली की उत्पादन लागत आती है, दोनों के सामंजस्य से दोनों के उत्पादन लागत में कमी आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि बत्तखों का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए बत्तख से मछली पालन में, क्योंकि बत्तख कई प्रकार के होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल की होती है, एक
दोहरी उपयोगिता वाली नस्लें होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम मछली से बत्तख पालन की बात करते हैं तो खाकी कैम्बेल एक ऐसी वैरायटी है जो दोहरी उपयोगिता की नस्लें की हैं, जो मीट के पर्पज से भी और अंडे उत्पादन के लिए भी काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है और हम उसका पालन करते हैं। एक साल में 250 से 280 अंडे तक देती है। एक बत्तख को जब हम पालते हैं तो उससे हम देखते हैं कि वो तालाब में न सिर्फ ऑक्सीजन को घोलने का काम करता है बल्कि तालाब की पूरी सफाई, जितने भी कीड़े मकोड़े के लार्वे होते हैं, मच्छर के लार्वे होते हैं और जितनी तरह की गंदगी और कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर होते हैं, वो बत्तख सारे को खाकर पानी को स्वच्छ बनाता है, साथ ही उसमें ऑक्सीजन को घोलता है। उसके अलावा जो बत्तख बीट करती है तो वो बीट हमारे तालाब में फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स को बनने में मदद करता है, जो हमारे मछलियों के भोजन के काम में आता है। साथ में बत्तख सामान्य रूप से तालाब से वो भी अपना भोजन प्राप्त करती है और लगभग 20% तक जो भोजन की कमी है वो पूर्ति वो तालाब से कर लेती है। सामान्यतः एक बत्तख को लगभग प्रतिदिन 120 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है और अगर हम मछली से बत्तख पालन करते हैं तो हमें एक साथ जो है 20% के दानों में कमी आ जाती है। हमको बत्तख पालन में ये ध्यान देना है कि कभी भी हमको एक बत्तख को डक हेपेटाइटिस वायरस हमको अवश्य दिलवाना है, जिससे एक ऐसी बीमारी है बत्तखों में कभी कभी ये एक भयावह रूप ले लेती है और बत्तख पालन को नुकसान पहुंचाती है। मछली पालन में जो हमें ध्यान देना है कि लगभग 1 एकड़ के तालाब में 4000 के आसपास अंगुलिका का चयन करना है और ये मछलियाँ सामान्य रूप से हमको 6 प्रभेद अभी वर्तमान में हम पालन करते हैं, जो 3 हमारी इंडिजीनस हैं और 3 एक्जोटिक। इंडिजीनस में कतला है, रोहू है, मिरिगल है और जो हमारी एक्सोजीनस ब्रीड है, जो हमारी हाइब्रिड ब्रीड है, वो ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है और कॉमन कार्प है। तो जब हम 1 एकड़ के तालाब में 4000 के आसपास के अंगुलिका का संचय करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि उसमें 3 किस्म की मछलियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कतला और सिल्वर कार्प जो ऊपरी सतह पर भोजन लेती है, रोहू और ग्रास कार्प जो मध्य तल में भोजन लेती है और सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प और नैनी जो तालाब के निचली जगह में भोजन लेती है। तो ये 4000 में 40% लगभग जो है कॉमन कार्प और मिरिगल रखना है, 30% जो हमें है वो ग्रास कार्प और रोहू रखना है और 30% हमें कतला और सिल्वर कार्प रखना है। किसान भाई जो मछली पालन में सबसे जो ध्यान नहीं देते हैं, हम मछलियों के खान पान नहीं करते हैं, हमको ये ध्यान देना है कि जब हम मछली पालन करें तो मछलियों को उसके वज़न का लगभग 2 से 3% भोजन प्रतिदिन आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मछली पालन में आपको लाभकारी व्यवसाय आप मछली पालन को नहीं बना सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें मछली पालन में उसके वजन का लगभग 2 से 3% भोजन उसको प्रत्येक दिन देना है। हाफ एयरलिंग और एयरलिंग बनाकर रखें, कम खाने पर उसको पाल के रखें और जब कभी आप तालाब से मछली को, बड़े मछलियों को निकालें, तुरंत छोटे नर्सरी पाउंड से उस हाफ एयरलिंग को तुरंत आप तालाब में डाल दें, जिससे आपको बढ़वार काफ़ी मिलेगा और आपको साल में जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भवराजपुर, जिला सीवान के महेंद्र सिंह ने। आपने यंत्रीकरण बैंक स्थापित करने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
कृषि यंत्रीकरण खेतीबाड़ी के क्षेत्र में लगातार वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे कृषि कार्यों में सरलता, लागत में कमी, उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। कृषि यंत्रीकरण के विस्तार हेतु एवं किसानों को रियायती दरों पर कृषि यंत्रों को उपलब्ध करवाने के लिए तथा हाईटेक प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना अब बिहार के कई जिलों में की जा रही है। इसके माध्यम से किसान महंगे कृषि यंत्रों को किराए पर ले सकेंगे। कृषि यंत्र बैंक के स्थापना के लिए किसानों के द्वारा जो बिहार सरकार कृषि विभाग अनुदान प्रदान करती है, उसके तहत इन लोगों के स्तर से ग्रुप हो या इंडिविजुअल कोई उद्यमी हो या किसान हो, उनके द्वारा आवेदन दिया जाता है। इसमें जो प्रक्रिया है वह है कि कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए ये विभिन्न प्रकार के मॉडल है। इसमें सरकार के द्वारा 3 प्रकार का मॉडल स्वीकृत किया गया है। यह है कि एक 10 लाख रुपए तक का अनुदान का 10 लाख रुपए तक का लागत पर अनुदान का प्रावधान है। दूसरा है 25 लाख रुपए तक के लागत का अनुदान पर प्रावधान है एवं 40 लाख के लागत का भी अगर कृषि यंत्र बैंक स्थापना करना चाहते हैं तो उन पर भी अनुदान का प्रावधान है। 25 लाख एवं 40 लाख के जो कृषि यंत्र बैंक स्थापित होंगे उस पर क्रमशः 40% अनुदान है एवं जो 10 लाख रुपए तक का जो कृषि यंत्र बैंक है उस पर सरकार के द्वारा 80% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र किसानों के द्वारा क्रय किया जाता है अथवा समूह के द्वारा। इसमें जैसे रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, रिपर बाइंडर है एवं डीजल हल है, पैडी ट्रांसप्लांटर है। ये सभी किसानों कृषि यंत्रों का संगम है और इससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि यंत्रीकरण बैंक की स्थापना आप अपने गांव में भी कर सकते हैं। इसके लिए सीमांत और लघु किसान समूह बनाकर आवेदन दे सकते हैं, जिसके तहत यंत्रों की खरीदी पर शासकीय अनुदान भी आसानी से मिल जाता है। इससे किसानों को कई प्रकार के कृषि यंत्र आसानी से बहुत ही कम किराए पर मिल जाते हैं। ऐसे किसान जो ग्रुप में हैं, जो ग्रुप का निर्माण किए हैं, वो अपने ग्रुप से संबंधित सभी कागजात जैसे सर्वप्रथम जो विभाग के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन है, इसके बाद एक शपथ पत्र देना होता है कि हम इस कृषि यंत्र बैंक का स्थापना करना चाहते हैं और इस प्रकार के जो कृषि यंत्र बैंक हैं इसको हम किसानों के हित में करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जो तीसरा प्रक्रिया है, ये जो ऐसा समूह जो विगत 3 वर्षों से कार्यरत रहा हो, उसके बाद वह अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिट कराता हो ऐसा ग्रुप, तो वो ऑडिट रिपोर्ट भी इसके साथ समर्पित करेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि यह जो कृषि यंत्र बैंक की स्थापना है, यह अगर समूह के से होता है तो इसमें उस समूह के सदस्यों के साथ साथ जो उस पूरे पंचायत अथवा उस प्रखंड के सभी किसान लाभान्वित होते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।